आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में या गठिया के बारे में। ये गठिया क्या होता है और क्या ये गठिया बिना सर्जरी के भी इलाज किया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और अर्थ्रोस्कोपिक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में या गठिया के बारे में। ये गठिया क्या होता है और क्या ये गठिया बिना सर्जरी के भी इलाज किया जा सकता है? तो टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, आखिर ये गठिया होता क्या है? जब हम लोग गठिए या अर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है हम लोग घुटने में होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो के संदर्भ में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। गठिया क्या होता है ऐसे? हमारा घुटना दो हड्डियों से बना है, एक फीमर की हड्डी और एक टिबिया की हड्डी। बचपन से ही इन दोनों हड्डियों के ऊपर एक कार्टिलेज का लेयर होता है जो बिल्कुल ही स्मूथ होता है और इसी कारण से हमारा घुटना का मूवमेंट बिना किसी दर्द का और कंप्लीट पेनलेस स्मूथ मूवमेंट हो पाता है। गठिया में इस कार्टिलेज में डैमेज होना शुरू हो जाता है और यही डैमेज जब धीरे धीरे बढ़ के कार्टिलेज के हिस्से को इफेक्ट कर ले या एडवांस हो जाए तो उसे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी कहते हैं। इसके प्रमुख तीन कारण होते हैं। पहला और मोस्ट कॉमन कारण होता है एज, यानी उम्र का बढ़ना। ये एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि उम्र होने के साथ शरीर में होने वाले बदलाव के कारण होने वाली तकलीफ। दूसरा एक प्रमुख कारण है वजन, यानी ओबेसिटी। और तीसरा होता है इंजुरी, यानी चोट। ये ही तीन मुख्य कारण हैं जिनके कारण घुटने में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं, परंतु किसी भी क्लासिफिकेशन, चाहे वो आल्बैक हो या कैलगरेन एंड लॉसन, इसे आप माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तरीके से बांट सकते हैं। कहीं इसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कहीं ABC किया जाता है। परंतु एक माइल्ड फॉर्म होता है, यानी कि शुरुआती गठिया, जिसमें अर्थराइटिस होना शुरू हुआ है, कार्टिलेज घिसना शुरू हुआ है, परंतु अभी भी मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल है। मॉडरेट होता है जब यही कंडीशन थोड़ी आगे बढ़ जाती है। कुछ ऑस्टियोफाइट्स, यानी कुछ हड्डी के कुछ हिस्से वो ग्रो कर जाते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा हड्डी बोली जाती है, और जॉइंट स्पेस हमारा कार्टिलेज घिसने के कारण कम होने लगता है। तो ये मॉडरेट गठिया हो गया, इसमें तकलीफ बढ़ जाती है। और तीसरा होता है एडवांस्ड, यानी कि कार्टिलेज पूरी तरीके से घिस चुका है और अब हड्डी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और हड्डी से हड्डी रगड़ाना शुरू हो चुकी है। ये एक एडवांस्ड या सीवियर ग्रेड ऑफ गठिया हो गया। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। क्या इस अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल तरीके से कर सकते हैं? तो बिल्कुल ही हाँ। पूरे वर्ल्ड वाइड ऑस्टियोआर्थराइटिस का इनिशियल ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव ही होता है। इस पूरे थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट और जो कोर ट्रीटमेंट है सो है एक्सरसाइज के द्वारा। एक्सरसाइजेज मल्टीपल प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइंड बॉडी एक्सरसाइजेज सच एज योगासन। दूसरा होता है बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और तीसरा होता है मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज। तो इस पूरे रेजिमेन में हमारा जो तीन उद्देश्य होता है, एक तो पेशेंट का बैलेंस बढ़ाना, दूसरा उस शरीर के उस हिस्से यानी घुटने में जो मसल्स उसको सपोर्ट करते हैं उसका बल्क बढ़ाना, यानी उन मसल्स में ताकत और क्षमता बढ़ाना कि घुटने के जोड़ के मूवमेंट में वो सपोर्ट कर सकें। और तीसरा होता है मूवमेंट को फुल करके रखना, यानी कंप्लीट मूवमेंट करना। ये तीन मेन एक्सरसाइजेस के पार्ट होते हैं। वर्ल्ड वाइड इस एक्सरसाइज के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं और ये हमारी भी ट्रीटमेंट का बिल्कुल पहला हिस्सा होता है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं वॉकिंग पर। वॉकिंग हमारे घुटने के लिए एक बहुत ही अहम एक्सरसाइज है और ये हमको ओवरऑल फिटनेस भी देता है। एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ वॉक और हफ्ते में 5 दिन, ये कम से कम आपको करना चाहिए। घुटने में यूज इट या लूज इट, ये फिलॉसफी है। आप घुटने का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये घुटना अभी आपका साथ देता रहेगा। खास करके अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या कभी कभी मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरसाइज के साथ वॉकिंग करने से पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। हर एक हफ्ते कम से कम 5 दिन और हर रोज़ 5 दिन में 20 मिनट के लिए वॉक करना के प्रयास करें। एक स्पोर्ट शू पहने, अपने घर पर, छत पर, पार्क में, किसी भी जगह समतल ज़मीन पर वॉक करने की आदत बनाएं। एक्वेटिक एक्सरसाइजेज सच एज स्विमिंग, ये भी घुटने के अर्थराइटिस के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होता है। अगर आपके पास स्विमिंग पूल या स्विमिंग पूल का एक्सेस की सुविधा है तो आप उसका इस्तेमाल करें और अपने घुटने को एक्सरसाइज करके फ्री रखें। नेक्स्ट, ये सारे एक्सरसाइजेज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एडवाइजरी यानी या इंटरनेट बेस्ड, यानी कि इंटरनेट पे वीडियोस देखकर उसको कॉपी करना, या सुपरवाइज्ड यानी किसी ट्रेंड प्रोफेशनल के निगरानी में। तो किसी भी दिन ट्रेंड प्रोफेशनल के निगरानी में की गई एक्सरसाइजेज काफ़ी बेहतर होती हैं सेल्फ एक्सरसाइजेज के द्वारा। मेरा यूजुअली सलाह रहता है कि जब भी आप एक्सरसाइज की शुरुआत करें, आप किसी ट्रेंड पर्सनल के साथ इनिशियल 2 वीक्स या 3 वीक्स एसोसिएटेड रहें, और एक बार जब आप सारे एक्सरसाइजेज को सीख जाते हैं और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये सारे एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, तो फिर आप अपने सेल्फ एक्सरसाइजेज में प्रोसीड करें। नेक्स्ट है वजन यानी वेट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ओवरवेट इटसेल्फ में एक रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, और कई बार ये एक कम उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का मेजर फैक्टर होता है। यानी कि जो गठिया 50 साल या 60 साल में होना चाहिए, वो लोगों को कभी कभार 40 ईयर्स में भी मिलने लगते हैं, 40 की उम्र में मिल जाता है। और कई बार ये पेशेंट्स अपने हाइट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वजन रखते हैं, तो हमें इस वजन को कम करने का प्रयास करना पड़ेगा। वजन को कम करने के लिए कोई दवाई कारगर नहीं रहती है। इसमें 2 ही तरीके हैं जो सक्सेसफुल रहें। पहला तो डाइटरी कंट्रोल, यानी कि ऐसा खाना जो वजन बढ़ाए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, यानी कि तेल, चावल, आलू, मीठा या ऐसा कोई भी खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा अधिक हो, उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। एक संतुलित भोजन खाकर आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट है वजन घटाने का एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग हो सकता है। आप किसी जिम में या किसी वेट ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने वजन को कम कर सकते हैं। वजन कम करने का कारण कई बार बिना दवाई खाए भी लोगों को काफ़ी सुधार होता है अपने घुटने के दर्द में। तो हमें कभी भी वेट ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा वेट को कम करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, मसाज और टॉपिकल दवाइयाँ, यानी मालिश और चमड़े पर लगाए जाने वाली मलहम या तेल, जिनमें दर्द की दवाई अक्सर ही मिलाई रहती है, ये भी एक ट्रीटमेंट का तरीका है और ये भी हमें टेम्परेरी रिलीफ देने में काफ़ी कारगर होते हैं। मसाज करने से उस घुटने के उस पार्ट में खून का प्रवाह बढ़ता है और जकड़न और स्टिफनेस में बड़ा आराम मिलता है। इसके अलावा थर्मोथेरेपी, यानी आइस से या बर्फ से सिकाई या फिर गर्म पानी या सुसुम पानी से सिकाई, इन दोनों के ही अपने फायदे हैं। आइस से सेकने से जो वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, यानी खून की नलियां पतली हो जाती हैं और नस का जो पेन का जो सेंसेशन हमारे ब्रेन को पहुंचता है, उसको भी ब्लॉक करता है। इसके कारण घुटने में कई बार जो इन्फ्लेमेटरी फ्लेयरअप्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वो भी कम हो जाता है। और साथ ही साथ सुसुम पानी से या सेकने से भी सिमिलर बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वैसोडाइलेशन, यानी खून की नलियां थोड़ी फैल जाती हैं, खून का बहाव बढ़ता है और मसल स्टिफनेस में आराम मिलता है। नी ब्रेसिंग, नी ब्रेसिंग यानी घुटने में पहनने जाने वाला बेल्ट। घुटने में कई तरह के बेल्ट्स आते हैं जो सपोर्ट करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। कंपनीज कुछ बेल्ट
एक मोजे के तौर पे पहनाते हैं जिसे नी कैप बोला जाता है। ये घुटना को गर्म रखता है ठंड में और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एज सच इस ब्रेस का, बेल्ट का कोई मैकेनिकल इफेक्ट नहीं होता है। और एक्सट्रीम लेवल में कुछ ऑफ लोडिंग ब्रेसेस भी आती हैं जो पहनने के बाद, और उसमें कुछ मैकेनिज्म होता है जिसे टाइट करने से घुटने का वो हिस्सा जिस पर वजन ज़्यादा पड़ रहा होता है वो ट्रांसफ़र होकर घुटने के नॉर्मल हिस्सा में बढ़ जाता है। हालांकि इन सभी बेल्ट्स का बहुत ज़्यादा एफिकेसी नहीं होता है, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजियोथेरेपी और डीप हीट थेरेपी पे। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो ये सारे एक्सरसाइजेज आपको सुपरवाइज्ड कराते हैं और कुछ उनके पास मशीन्स होती हैं जैसे कि शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इंटरफेरेंस थेरेपी या फिर टेंस। ये मशीन्स के द्वारा भी ये लोकल इन्फ्लेमेशन को कम करके मसल को स्ट्रेंथन करके आराम पहुंचाते हैं। फिजियोथेरेपी का रोल किसी भी स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा सभी अपने पेशेंट्स को सलाह रहता है कि कुछ भी प्लान के साथ में एटलीस्ट 4 वीक्स ऑफ फिजियोथेरेपी ज़रूर कराना चाहिए। ये फिजियोथेरेपी आप अपने घर के जो नियरेस्ट सेंटर हो वहाँ पर जाकर करा सकते हैं या फिर होम विजिट्स के द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट जो घर आते हैं उनको भी बुलाकर करवा सकते हैं। अगला अब हम लोग आते हैं, इसमें कुछ फार्माकोथेरेपी यानी कुछ दवाइयों के द्वारा भी इलाज किया जाता है। ये दवाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं। कुछ दवाइयाँ जो हम लोग टैबलेट के फॉर्म्स में खाते हैं और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो जोड़ के अंदर सुई के द्वारा दी जाती हैं, यानी कि इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस। मेनली इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि इन्फ्लेमेशन घटाता है। दूसरा है हाइलायुरोनिडेज का इंजेक्शन, यानी कि ये एक तरीके का आर्टिफिशियल ग्रीस होता है। जो नेचुरल ग्रीस ऑस्टियोआर्थराइटिस में सूख जाता है तो कुछ कंपनीज इसी ग्रीस को एक आर्टिफिशियल फॉर्म में बनाती हैं जिसे हम लोग इंजेक्शन के द्वारा घुटने के अंदर देते हैं और उसके कारण कुछ रिलीफ मिलता है। ये एक टेम्पररी रिलीफ होता है, लेकिन ये कॉमनली यूज किया जाता है। तीसरा एक स्टेम सेल थेरेपी भी एक कंपनी लेकर आई है। ये क्लेम करती है कि ये एक्चुअली कार्टिलेज लॉस को इम्प्रूव करती है। हालांकि ये अभी नई टेक्नोलॉजी है, परंतु इसका भविष्य में इस्तेमाल काफ़ी होने वाला है। हमें ध्यान रखना है कि हमें 3 चीज़ अवॉइड करनी है अपने प्रैक्टिस में। मैं अपने मरीजों को सलाह देता हूं कि ऐसे 3 चीज़ जो कि घुटने को और फर्दर डैमेज करते हैं और कार्टिलेज लॉस कराते हैं उसको ना करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्क्वैटिंग। स्क्वैटिंग यानी ज़मीन पर झुके मुके बैठना। जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स होते हैं उसमें लोगों को स्क्वैट करके बैठना पड़ता है, यानी झुके मुके। तो मेरा सलाह रहता है कि आप अपने घर में वेस्टर्न कमोड या कुर्सी वाला टॉयलेट लगाएं और उसी का इस्तेमाल करें। दूसरा सलाह होता है सीढ़ियों का यानी स्टेयर्स का इस्तेमाल कम से कम करें, जहाँ तक हो संभव लिफ्ट का प्रयोग करें। और आखिरी में सिटिंग क्रॉस लेग यानी कि ज़मीन पर पालथी लगाकर ना बैठा करें। ये तीनों ऐसे चीज़ होते हैं जो घुटने के कार्टिलेज को ज़्यादा डैमेज करते हैं और जल्दी और फास्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस को आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो इन तीनों चीज़ को अवॉइड करना है। कई बार सब कुछ करते हुए भी एडवांस्ड गठिया हो जाने के कारण या लक्षणों में एडवांसमेंट हो जाने के कारण हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट, ये सारी फार्माकोथेरेपी के बावजूद जब गठिया बढ़ जाता है, स्टेज एडवांस्ड हो जाता है और एक्सरे में जोड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी कि हड्डी से हड्डी सट जाती है और हड्डी घिसने लगती है, तब जब लक्षण पेशेंट्स का बढ़ जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, घर में चलना फिरना, सीढ़ी पे चढ़ना फिरना मुश्किल हो जाता है, नीचे बैठना असंभव हो जाता है, घुटना आवाज़ करने लगता है, मूवमेंट कम हो जाती है। कई बार लोगों का मूवमेंट 80 डिग्री 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब पेशेंट्स अपने जीवन को अपने अनुसार जी नहीं पाते हैं, ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता है, परिवार में शादियों में जाना मुश्किल हो जाता है, लोग घर तक सीमित रह जाते हैं, अपने कमरे तक सीमित रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी प्लान करनी पड़ती है। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है वर्ल्ड वाइड और इसका रिजल्ट्स एक्सीलेंट है। अगर टाइमली सर्जरी को कर दिया जाए तो पेशेंट्स में ड्रामेटिक रिलीफ मिलता है।
इस सर्जरी में हम लोग घुटने के वो हिस्से, वो सतह जो खराब हो चुके हैं, उसको हटाकर एक आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं। चूंकि ये जॉइंट आर्टिफिशियल होता है, इसलिए ये दर्द नहीं करता है और पेशेंट्स अपने मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं और अपनी डेली एक्टिविटी और एक्सरसाइजेज को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा सलाह रहेगा कि अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में सलाह लें और जितनी बातें मैंने बताई उसे फॉलो करने की कोशिश करें। आप इसके ऑपरेटिव या नॉन ऑपरेटिव दोनों ट्रीटमेंट या इससे रिलेटेड कुछ भी और इन्फॉर्मेशन के बारे में या किसी ओपिनियन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। आज इस चर्चा को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जानेंगे। तो फिर तब तक के लिए नमस्कार।